Hello, everybody, and hello, students. Today we are doing a lecture. That lecture is electromagnetic induction का lecture number 3 है, and जिस playlist को आप देख रहे हैं, इस playlist का lecture number 11 है. And इसमें हम लोग बहुत important topic कर रहे हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जान कह सकते हैं आप. तो मैं आपको लेके ले चलता हूँ लेक्चर में और फिर देखता हूँ कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं. लेट्स एंटर इन लेक्चर एंड सी व्हाट इज इट. तो आज का जो ये लेक्चर है, कोई इसको मैं बहुत बड़ा नहीं बनने दूंगा. हार्डली 1 सवा घंटे का लेक्चर होना चाहिए. तो मैं इस लेक्चर में दैट इज टॉपिक ऑफ टुडे इज लाइक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड लेंज लॉ. तो प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के लॉजिक को उठाते हुए लेंजिस लॉ तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे और फिर एप्लीकेशन ऑफ लेंजिस लॉ को देखेंगे. और ये मैंने खाली छोड़ रखा है, अगर टाइम बचेगा तो हम लोग यहाँ पे कुछ लिख करके और फिर उसको पूरा करेंगे, अदरवाइज इन्हीं टॉपिक पे डिस्कस करके बात करेंगे. So we are entering into the lecture now and we'll be talking about this principle of energy conservation and Lenz's law के बारे में बात करेंगे. So let's go to the next page and see what we have for us today. So on this page, like principle of energy conservation and see what is kept for you here. टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक मैग्नेट रखा हुआ है और यहाँ पे एक कॉइल रखी हुई है, क्लोज लूप है, और इस क्लोज लूप के साथ मैंने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर रखा है. एंड आई हैव ट्राइड कि ये जो सेंट्रल लाइन है इसकी और ये टेबल सब एक लाइन में हो, एल मतलब ये जो सेंट्रल लाइन है और टेबल ये सब एक लेवल पे हो. दैट इज व्हाट हैज बीन केप्ट हियर. अब अगर हम आपका राइट अब नाउ द पॉइंट इज कि जरा गौर से सुनिए मेरी बात को, मैं जो कह रहा हूँ, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ. सी व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट. वी प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कहता है क्या है? वी नो दैट वी नो दैट neither energy can be created, neither energy can be created nor destroyed, nor destroyed. ठीक है, ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है. नाउ दिस फैक्ट इज नोन टू अस. कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमें इस फैक्ट में. ठीक है, दिस फैक्ट इज नोन टू अस. नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पे जो ये टेबल के ऊपर जो मैंने मैग्नेट रखा है, ये टेबल और ये मैग्नेट के बीच का जो फ्रिक्शन होगा, मैं इस फ्रिक्शन को जीरो मान लेता हूँ. सो आई राइट दिस म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो. मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है. सो आई एम सेइंग दैट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टेबल एंड मैग्नेट इज जीरो. Magnet is zero. So it is a frictionless table actually. Now look at this here. Suppose कर लो यहाँ पे कोई बंदा है, right? Anybody. This fellow is just ये फेलो अच्छा नहीं बना, बड़ा अजीब सा लग रहा है. सो चलो इसको उड़ा देते हैं एंड थोड़ा सा बेहतरीन सा एक बंदा अटैच कर देते हैं जस्ट फॉर अ वाइल. सो लेट्स सी. दिस फेलो इज दिस फेलो इज पुशिंग दिस मैग्नेट. ये फेलो इस मैग्नेट को थोड़ा पुश करता है. तो जैसे ये इस मैग्नेट को पुश करता है, जैसे इस मैग्नेट को पुश करता है, सो इफ दिस फेलो पुशेस दिस मैग्नेट, सपोज करो ये बंदा इस मैग्नेट को पुश करता है, नॉर्थ साउथ है ऐसे पुश किया, थोड़ा सा पुश किया. अब भाई ठीक है, पुश कर दिया इधर की तरफ, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? सो स्टेप वाइज, when this is pushed, like when magnet is pushed when magnet is pushed left, right, फ्लक्स जो इसके साथ होगा चेंज होएगा. flux associated with loop will change. Flux associated with loop will change. Any doubt? होना नहीं चाहिए, right? तो फराडे ने क्या कहा कि फ्लक्स अगर चेंज होएगा तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होएगा और इसमें करंट पास होना चाहिए. सो ईएमएफ gets induced and current should pass.
current will be induced. Current will be also induced. ठीक है जी, करंट विल बी इंड्यूस्ड. तो जब करंट इंड्यूस होएगा, व्हेन मैग्नेट इज पुश्ड लेफ्ट, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द लूप विल चेंज, ईएमएफ गेट इंड्यूस्ड एंड करंट विल बी आल्सो इंड्यूस्ड. तो जब करंट इसमें इंड्यूस होएगा, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? अब बताओ इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होना चाहिए? सो भाई ये लूप है, सर्कुलर लूप है, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या पॉसिबल है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. दिस इज व्हाट द पॉसिबिलिटीज, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. तो अब अगर इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की पॉसिबिलिटी है, तो विच डायरेक्शन ऑफ करंट यू विल थिंक ऑफ? सो लेट्स सी. तो मैंने अब यहाँ पे दो एजम्पशंस ले लेते हैं. तो लेट्स सपोज हम थोड़ी देर के लिए डिस्कशन में कह रहे हैं कि एक सिचुएशन ये है कि क्लॉकवाइज करंट है और दूसरा सिचुएशन है एंटी क्लॉकवाइज. सो आई एम सेइंग क्लॉकवाइज एंड आई एम सेइंग एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज दो सिचुएशन हमने ले लिया. जब इसमें करंट क्लॉकवाइज पास होगा और एंटी क्लॉकवाइज पास होगा. तो अगर क्लॉकवाइज करंट पास हो रहा है एंड दिस इज द ऑब्जर्वर, ये बंदा ऑब्जर्वर है, इसी को हम ऑब्जर्वर भी बना रहे हैं. ये ऑब्जर्वर है इस डायग्राम में, इस फिगर में. तो ये ऑब्जर्वर अगर इसमें क्लॉकवाइज करंट देखता है, इफ ही फाइंड्स कि इस लूप में करंट क्लॉकवाइज है, तो चलो भाई इसके हिसाब से क्लॉकवाइज करंट होगा, तो ही विल से दैट करंट ऐसे पास होगा. और ये जो पॉइंटर है हमारा, सपोज कर लो क्लॉकवाइज पास होने से, मैं इस पॉइंटर को थोड़ा डेविएट करके ऐसे दिखा रहा हूँ कि लो भाई ये कुछ इस तरीके से हो गया. अब ही इज ऑब्जर्वर, ही फाइंड्स दैट पहले ये पॉइंटर कहाँ पे था? जीरो पे था. माइंड यू, पहले ये पॉइंटर जीरो पे था, आप देख रहे हैं, पहले ये पॉइंटर जीरो पे था, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर. नाउ जैसे ही ये इसने मैग्नेट को इधर पुश किया, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ. इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ये में इंड्यूस हुआ और इसमें करंट पास हुआ. और करंट पास होने से मैंने ये बताया कि इसमें क्लॉकवाइज करंट पास हुआ. और सपोज करो क्लॉकवाइज करंट पास होने से मैंने आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश की कि भाई क्लॉकवाइज करंट पास हुआ, इसका पॉइंटर ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया. ही सेज दैट कि इसमें क्लॉकवाइज करंट है. इसके नजरिए से आपको देखना है कि इसमें करंट क्लॉकवाइज है. ठीक है. अब याद करो आपको एक इंफॉर्मेशन कि किसी लूप में अगर करंट पास हो रहा है और वो करंट कैरिंग लूप बन जाता है, तो वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरीके से बिहेव करता है. और जब वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरफ से बिहेव करेगा, तो उसके जिधर से उसमें क्लॉकवाइज करंट दिखाई देगा वो साउथ पोल बनेगा, और दूसरा साइड क्या बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा. तो अगर हमने क्लॉकवाइज इस वाले पे, वी आर डिस्कसिंग दिस फर्स्ट, तो अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट है तो यहाँ साउथ पोल बनना चाहिए, यहाँ साउथ पोल बनना चाहिए, और पीछे क्या बनना चाहिए? नॉर्थ पोल बनना चाहिए. सो इफ दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल, तब उस केस में होगा क्या कि अब ये करंट कैरिंग लूप है, इसका अपना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उसके अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एक साउथ पोल बन गया और नॉर्थ पोल बन गया. तो जो ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल क्या करेगा? इस मैग्नेट को अपनी तरफ खींचेगा या रिपेल करेगा? तो ओब्वियसली आंसर होगा कि ये साउथ पोल इस मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. करेक्ट. तो जब ये साउथ पोल इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, सो फाइनली इस नॉर्थ और साउथ की वजह से, इन टोटल यानी कि इस लूप की वजह से, ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा, ये साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, बट नेट फोर्स इस साउथ का, चूंकि ये साउथ इस नॉर्थ के बहुत पास है, ये नॉर्थ इस साउथ से दूर है, तो हम ये मानेंगे कि इस, और यू कैन से कि इस पूरे करंट कैरिंग लूप की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि आपने इंड्यूस करंट बन, आई मीन इसको पुश किया, इसके पुश करने से आपने यहाँ पे क्या माना कि, फिर से, तो इस बात को थोड़ा फिर से कह रहा हूँ मैं. When magnet is pushed left, flux associated with the loop will change, EMF gets induced, and current will be also induced in this. Let's suppose current clockwise है. अब अगर इसमें current clockwise है, so this will behave as a current carrying loop, and इसके पास एक magnetic field होगा, और उस magnetic field का यानी this will behave like a magnet, और इस magnet का यहाँ पे साउथ पोल होगा या नॉर्थ पोल होगा, और इसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा? तो इसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैं दिखा रहा हूँ एक बहुत ही डिफरेंट कलर से. आई एम शोइंग कि ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इस जगह पे ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. तो अगर ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर, किसके वजह से? किसके वजह से? इस पूरे के वजह से. तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे डायरेक्शन बनेगा, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर, तब उस केस में क्या बनेगा कि इस ये जो मैग्नेट बना, इस मैग्नेट ने इस मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया. तो जब ये मैग्नेट इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, तो ऑब्जर्वर को फर्दर पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. भाई ये यहाँ साउथ पोल बना या नॉर्थ पोल बना, ये मैग्नेटिक
मैग्नेट की तरीके से बिहेव करेगा, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेट खींचा चला जाएगा, ये जाता जाएगा, फ्लक्स और चेंज होगा, फ्लक्स और चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा, करंट इसमें पास होता रहेगा। तो अब एक बार बताओ कि ऑब्जर्वर ने जरा सा मैग्नेट को पुश किया, ऑब्जर्वर ने मैग्नेट को जरा सा पुश किया, ऑब्जर्वर के मैग्नेट को पुश करने से यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज अगर डेवलप होता है, लेट सपोज करंट अगर क्लॉकवाइज डेवलप होता है और यहाँ साउथ और नॉर्थ पोल बन रहा है, तो ये मैग्नेट को खुद ब खुद खींचे जा रहा है, और जब मैग्नेट को ये खुद ब खुद खींचता जाएगा तो इसमें करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। तो इसकी पुश की जरूरत सिर्फ स्टार्टिंग में है, जस्ट एट द बिगनिंग, एंड वो भी हाउ मच फोर्स ही विल अप्लाई, बिकॉज यहाँ फ्रिक्शन जीरो है, तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल फोर्स से थोड़ा सा पुश किया तो ये मैग्नेट खुद ब खुद इसके तरफ चलता जाएगा और इसमें करंट पास होता जाएगा। इफ दिस हैपेंस, तो टेल में कि एनर्जी यहाँ क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है। भाई इसने हल्का सा एक पुश लगाया और यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन बन गई, राइट, और फिर ये इस तरीके से ट्रेवल करना स्टार्ट हुआ। तो व्हाट आई मीन टू से इज, इफ क्लॉकवाइज, इफ इफ क्लॉकवाइज, इफ क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज करंट पास हुआ, क्लॉकवाइज करंट पास हुआ, देन व्हाट यू सी, देन वी आर फाइंडिंग कि भैया ये जो मैग्नेट है, देन मैग्नेट is being attracted, magnet is being attracted by the magnetic field, by the magnetic field of, by the, ध्यान से, magnetic field of induced current, by the magnetic field of the uh, yeah, magnet is being attracted by the magnetic field of, magnetic field of uh, magnetic field of current, magnetic field of current induced, current induced in circular loop, circular loop. So this point says that, this implies, यानी कि पहली बात से if this happens, तो ये implies क्या करता है, this implies that there is, there is energy being created, energy being created, created at no cost, no cost, कोई पैसा नहीं लगा, no cost. What I mean to say that कि आप could, no cost, that is no force, that is no force, नो वर्क, दैट इज नो वर्क, कोई वर्क नहीं हुआ जी, और आपने, इस बंदे ने एक पुश मारा और इस पुश करने से भैया इसमें साउथ करंट पास हुआ और करंट से साउथ बना, और ये साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल बना, इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये इसको खींच लेगा और भाई करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। तो क्या ऐसा होने से, इस तरीके से आपको नहीं लगता कि एक तरीके से ये बात ये बता रही है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी कॉस्ट। ये बातें मैं आपको लिख रहा हूँ विदाउट एनी कॉस्ट, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट कि ये डिस्कशन हो रहा है। तो इसका मतलब कि, यानी कि दिस इज वायोलेशन ऑफ, यानी कि दिस इज वायोलेशन ऑफ, दिस इज वायोलेशन ऑफ, वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। सो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि भाई ऐसा नहीं हो पाएगा, therefore this should not happen, this should not happen, ऐसा नहीं होगा, फॉर श्योर ये नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं नाउ, अब हमने इसमें ये देखा कि क्लॉकवाइज करंट होने पे तो ये गफलत हो गया जी, ये समस्या हो गई। अब क्या करते हैं, हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट मानते हैं, इफ करंट एंटी क्लॉकवाइज, अब इफ करंट, करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो हम लूप में स्टडी कर रहे हैं इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब अगर यहाँ करंट एंटी क्लॉकवाइज है तब क्या होगा भाई, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मैं यहाँ से इनको हटा करके, इनको हटा करके इनका डायरेक्शन बदल देता हूँ, आई चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस, ये ऐसे बदल दिया, इसके डायरेक्शन को ऐसे रख दिया, ओके राइट। अब बोला कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, और जो ये साउथ था इसको मैंने यहां रख दिया और इस नॉर्थ को उठा करके
ये जो नॉर्थ था, सॉरी, ये जो नॉर्थ था, इस नॉर्थ को उठा के मैंने यहाँ रख, और इस एरो को, ये जो एरो था, इस एरो को उठाया, यहां लगा दिया, और ये वाला जो एरो था, ये जो एरो है हमारे पास, इस एरो को यहां से हटाया, और ये एरो हमने यहां लगा दिया ऐसे। और अब हमने इसमें बताया आपको कि करंट कैसे पास हो रहा है, ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, इधर साउथ बन गया और इधर क्या बन गया, नॉर्थ। और इसका जो पॉइंटर था हमारा, ये जो पॉइंटर था, इस पॉइंटर को हमने टर्न करके, हेलो, इसमें करंट ऐसे पास हो रहा है। नाउ इफ दिस हैपेंस, ठीक है जी, या नॉर्थ बन गया या साउथ बन गया, करंट एंटी क्लॉकवाइज पास हुआ। तो अब अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज पास हो रहा है, तो इस, यहाँ नॉर्थ बन गया, यहाँ साउथ बनेगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा, इस मैग्नेट को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, और ये ऑब्जर्वर को क्या करना पड़ेगा, भाई इस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट को इधर पुश कर रहा, पुश राइट कर रहा है। और अब आप चाहते हो कि इसमें करंट पास हो, ये पुश, इफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज रिपेलिंग, हमें ये मैग्नेटिक, यानी कि आपने जब ये पुश किया यहाँ पे, तो यहाँ पे करंट जो प्रोड्यूस हुआ, उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना, वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट को अपनी तरफ जाने नहीं देना चाहता। वो करंट इस मैग्नेट को अपनी तरफ आना नहीं चाहता, यानी इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना, ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट को अपनी तरफ आने देना नहीं चाहता, क्योंकि इसके जाने से इसमें करंट पैदा हो रहा है। तो ये चाहता ही नहीं है कि भैया तू मेरी तरफ आ और करंट प्रोड्यूस कर, ये ऐसा होने देना नहीं चाहता। समझ गए मेरी बात? तो अब क्या हो रहा है कि उस केस में अगर ऑब्जर्वर चाहता है कि नहीं मैं इसमें करंट पास करूंगा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड से जो इस बार मैग्नेट पे फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स के अगेंस्ट इस ऑब्जर्वर को वर्क करना पड़ेगा। और जब ये ऑब्जर्वर वर्क करेगा, तो उस वर्क को, यानी कि ही हैज टू डू सम मैकेनिकल वर्क, और उस मैकेनिकल वर्क जो वो करेगा, उसी मैकेनिकल एनर्जी, वही मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक तरीके से कन्वर्ट हो रही है। सो इफ वी थिंक लाइक दिस, तो प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या हो रहा है भाई, जस्टिफाइड हो रहा है। और प्रैक्टिकली व्हेन वी सी दिस, तो हमें हमें जो यहाँ करंट मिलता है वो कैसा मिलता है, एंटी क्लॉकवाइज मिलता है इस सेटअप में। सो नाउ व्हाट वी अंडरस्टैंड कि इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, देन क्या हो रहा है भाई, राइट, मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field, if current is anti-clockwise, so magnet is, right, if current is anti-clockwise, then we are saying this magnet is being repelled, repelled, uh, magnet is being repelled, this magnet is being magnetic field, magnetic field due to, magnetic field due to induced current induced in loop. If current is anti-clockwise, magnet is being repelled by magnetic field ड्यू टू करंट इंड्यूस्ड इन लूप, यानी कि जो लूप में करंट पास हो रहा है उसकी वजह से जो इंड्यूस करंट है, उस इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट को रिपेल कर रहा है। मैग्नेट इज बीइंग रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इंड्यूस इन लूप। ओके, राइट। देन observer has to has to do work has to do work for, then observer has to do work for pushing pushing the magnet pushing the magnet left left the magnetic force against the magnetic force of magnetic field due to induced induced current। सारी बात साफ साफ हो गई क्या? Then observer has to do work for pushing the magnet left against the magnetic force of magnetic field due to induced current, right? अब जो उसको वर्क करना पड़ेगा, this work done this work done is mechanical work. This is mechanical work. This work done is mechanical work. This work done is mechanical work. Mechanical work by the agent. By the this work done is mechanical work by the agent
बाय द एजेंट और ऑब्जर्वर, जो भी है, बाय द एजेंट और ऑब्जर्वर। ठीक है, अब इस एजेंट और ऑब्जर्वर ने वर्क किया। दिस दिस एनर्जी दिस एनर्जी is being converted being converted into electrical energy, into electrical energy। ये जो है, this energy is being converted into electrical energy। So this principle of energy conservation, this principle of energy conservation energy conservation principle of energy conservation is justified, which is experimentally, yeah, which is justified। So justified, ठीक है जी, justified। So the idea is that कि हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने यहाँ पे ये सीखा भाई कि अगर इस मैग्नेट को हम पुश करते हैं लेफ्ट की तरफ, तो इसमें करंट कैसे पास होना चाहिए, क्लॉकवाइज पास होना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज पास होना चाहिए। तो एंड क्लॉकवाइज पास होना गलत होगा, और एंटी क्लॉकवाइज पास जब करेगा, देन बाय प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन जस्टिफाइड होगा। और इसमें हमें एक कारण पता चलेगा कि लुक, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर है, आप इस मैग्नेट को पुश कर रहे हैं, इस मैग्नेट को पुश करने में आपको वर्क करना पड़ेगा इस फोर्स के अगेंस्ट, और उस फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करेंगे वही वर्क यहाँ पे एनर्जी कन्वर्ट होएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर हाउ दैट मैकेनिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आपका सवाल है। यस, नाउ हाउ दैट मैकेनिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब आपको मैंने ये बात पिछले लेक्चर में समझाई है कि देखो ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को पुश करते हो तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है, होता क्या एक्चुअली क्या होता है, इस मैग्नेट को जब इधर पुश करते हो तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो यहाँ पे राइट एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, आई मीन नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे होगा वो इस लूप के अंदर पैदा होगा, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लूप के अंदर पैदा होगा वो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, मोबिलाइज करा देगा, फोर्स लगाएगा, और फिर उन इलेक्ट्रॉन को मोबिलाइज करके इसमें करंट पास करा देगा। तो ये वाला पॉइंट जो है, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, सो हाउ हाउ दिस मैकेनिकल एनर्जी हाउ दिस मैकेनिकल एनर्जी हाउ दिस मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेट्स सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब इसका जवाब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हाउ दिस मैकेनिकल। तो भाई इसके आंसर में हमने पॉइंट क्या बताया आपको, यहाँ पे इसमें ये बताया पॉइंट नंबर 1, व्हेन मैग्नेट इज पुश्ड राइट, व्हेन मैग्नेट इज पुश्ड लेफ्ट, मैग्नेट इज पुश्ड लेफ्ट, राइट लेफ्टवर्ड्स। तो अगर मैग्नेट को पुश लेफ्ट आउट किया जा रहा है, देन राइट व्हाट इज हैपनिंग, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स associated associated with loop, magnetic flux associated with loop changes, okay। This implies there will be there will be time varying there will be magnetic field time varying magnetic field which produces which produces electric field which produces electric field known as known as induced electric field known as induced electric field within within material of within material of conducting loop within material of conducting loop। तो विद इन मटेरियल ऑफ कंडक्टिंग लूप, कुछ समझ में आए, यानी कि देयर विल बी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड नोन एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन मटेरियल ऑफ कंडक्टिंग लूप, राइट। फिर इससे क्या होगा भाई, तो दिस इंप्लाइज दैट दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विल अप्लाई अप्लाई फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स free electrons within conductor within conducting loop within conducting loop and these electrons will mobilize to produce current लो भाई ये कैसे प्रोसेस हुआ समझ में आ गया। बड़ी बात आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो ये बात पिछले लेक्चर में बताना भूल गए हम लोग, छूट गया किसी तरीके से। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा भाई, चूंकि ये कंडक्टिंग लूप है, सर्कुलर कंडक्टिंग लूप है, तो उसमें जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। मतलब यहाँ से लेके ऐसे जाता हुआ ऐसे जाता हुआ ऐसे जाता हुआ ऐसे होगा, पूरे रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ये छूट गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात पिछले लेक्चर में बताना भूल गए। वेरी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज this electric field is circular. This electric field lines will be circular. ये यहाँ पे सर्कुलर होगा क्योंकि लूप कैसा है, सर्कुलर। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी सर्कुलर एंड एंड इट हैज नो नो एंड पॉइंट्स, कोई एंड पॉइंट्स नहीं होगा। दैट इज क्लोज्ड कब होंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लोज लाइंस होंगे ये, ठीक है। क्लोज्ड फील्ड लाइंस होंगे। क्लियर हो गया पॉइंट। तो अब हमने यहाँ पे पिछले लेक्चर में जो कुछ पढ़ा और इस चीज को उसके साथ अटैच कर दो तो हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि भाई अगर हम किसी मैग्नेट को किसी लूप की तरफ मूव करते हैं तो उसमें करंट का डायरेक्शन अगर होगा तो वो कैसे होगा, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, और वहां इंड्यूस करंट हो कैसे रहा है। इधर हो गया ना। अब अगर मैं इस मैग्नेट को यहाँ पे रेस्ट पे रख देता और इस लूप को मूव कराता इधर की तरफ, दूसरी बात कर रहा हूं मैं, अगर इस मैग्नेट को यहाँ पे रख देता और इस लूप को इधर मूव कराता तो ठीक है ना, इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या बन गया, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोशन कर रहे हैं, यानी कि मोशनल चार्ज है। तो उस मोशनल चार्ज की वजह से इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगेगा और फोर्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे और फिर उससे करंट बन जाएगा। तो हमारे पास दोनों तरीके की घटनाओं का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आ गया। सो व्हाट वी कम टू नो टिल नाउ, अभी तक जो हमने बात सीखी वो ये सीखी कि अगर हम किसी अ, जो हमारा टॉपिक क्या था, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड लेंज लॉ पे हम अब आने वाले हैं। तो आपने एक बात नोटिस किया कि प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन से हमने ये समझ लिया कि इसमें करंट का डायरेक्शन एक्चुअली होना क्या चाहिए, दैट लॉजिक लगा के, और प्रैक्टिकली वैसा ही करंट मिलता है। सो नाउ द पॉइंट इज कि अगर इस मैग्नेट को आप जरा अब जरा ध्यान से देखो, जब इस मैग्नेट को आप एक्चुअली इधर मूव करें यानी कि नॉर्थ को इधर लेके जा रहे हो, तो इसमें जो करंट पैदा हो रहा है उस करंट के पैदा होने से जो इसमें मैग्नेट फील्ड आ रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड चाह क्या रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड चाह रही है कि भैया तुम मैग्नेट इधर ना आओ, यानी कि दिस दिस इज अपोजिंग दिस करंट जो इसमें पैदा हुआ, इसमें जो करंट पैदा हुआ वो करंट क्या कर रहा है, वो करंट इस तरीके से इसमें पैदा हुआ कि वो करंट चाहता नहीं है कि इनके बीच का रिलेटिव मोशन हो, यानी कि ये चाहता है ये मैग्नेट इधर जाके इसके मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा, ये मैग्नेट इधर जाके इसके मैग्नेटिक फील्ड को, ध्यान से सुनना है, ये मैग्नेट इधर जाके इसके मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा, लेकिन ये करंट इसमें ऐसा पैदा हुआ कि इसकी मैग्नेटिक इससे एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि इसके वजह से जो फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये कह रहा है कि मैं इधर जाके इसके फील्ड को बढ़ाऊंगा, ये उल्टा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करके उस फील्ड को बढ़ने नहीं दे रही है। इसका मतलब अगर इन बातों को समझा जाए तो मतलब क्या निकलता है कि अगर रिलेटिव मोशन कर रहे हैं और रिलेटिव मोशन से जो इसमें इंड्यूस करंट बनता है और वो इंड्यूस करंट का मैकेनिज्म मैंने समझा दिया, और वो जो इंड्यूस करंट बनता है वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसे होता है कि उनके बीच का जो रिलेटिव मोशन हो उसको अपोज करता है। एक, वी कैन से दैट कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। दूसरा, अगर रिलेटिव मोशन से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कराएगा, अगर रिलेटिव मोशन से मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है
तो करंट ऐसे पास होगा कि जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए. सो दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू हैपन. सो नाउ विल से दैट राइट. अब हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे अगले पेज पे क्या लिख रहे हैं. सो व्हाट वी ऑब्जर्व, राइट. मोटी मोटी बात देखें कि whenever 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 there is relative motion. अब इसमें इस वाले बात में एक और भी बात, whenever there is a relative motion, whenever there is a relative motion and relative motion and due to this if, अब यहाँ पे मैंने if लगाया, इस बात को तो अगले पेज पे एक्सप्लेन करूंगा. whenever there is a relative motion and due to this if flux associated with loop changes whenever there is a relative motion and due to this if flux associated with loop changes or flux being cut if not changed. ध्यान से देखना, जब रिलेटिव मोशन हो और रिलेटिव मोशन की वजह से लूप से जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो चेंज हो रहा हो, और अगर वो फ्लक्स चेंज ना हो रहा हो बट फ्लक्स कट रहा है, याद होगा ना आपको वो मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के उसमें लूप को ऐसे घुमा करके काटता हुआ दिखाया था. So whenever there is a relative motion and due to this if flux associated with loop changes or flux being cut or flux being cut if not changed, flux being cut, then in EMF gets, then current is ऐसे लिख दे नहीं, then EMF gets induced, okay, induced and current may be induced, अब ये मे बी इंड्यूस का पीछे कारण समझ में आया ना, कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि ऐसी सिचुएशन है कि रिलेटिव मोशन हो रही है, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है बट उसमें करंट पास होने का लूप नहीं, आई मीन पास नहीं बन पा रहा था, तो करंट पास नहीं हो पा रहा था एंड करंट में बी इंड्यूस्ड. ठीक है जी. नंबर 2, दिस इंड्यूस्ड करंट हैज direction which opposes, this induced current has direction which opposes what? Which opposes relative motion. This induced current has direction which opposes relative motion. उस relative motion को oppose करेगा. That is अर्थात इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये हुआ कि if due to relative motion, magnetic flux phi increases, if due to relative motion phi increases, then induced current will have magnetic field which will decrease phi. तो समझ में आ रहा है? If due to relative motion फ्लक्स बढ़ रहा है, that is फ्लक्स बढ़ रहा है, एक मिनट, ड्यू टू आई मीन इफ ड्यू टू रिलेटिव मोशन या phi इंक्रीजेस और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, if due to relative motion phi increases, और एक बात और इसमें जो दिया b increases, then induced current will have magnetic field which will decrease phi, that is which will have magnetic field which will decrease phi, यानी कि वो फ्लक्स को क्या करेगा? बढ़ने नहीं देगा. और दूसरी बात कि if phi decreases or b decreases, then induced current will increase b, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज कर देगी. सो कुल मिला के बात क्या हो रही है कि वो ये चाह रहा है कि भैया रिलेटिव मोशन ना हो. दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. तो अब अगर वो रिलेटिव मोशन नहीं होगा
तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो भाई फ्लक्स में चेंज नहीं होगा या फ्लक्स बीइंग कट नहीं होएगा, तो इन दैट सिचुएशन वहां पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, वो यही चाहता है। तो ये हमने ऑब्जर्व कर लिया, ये बात हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब इसी बात को, ये जो हमने सीखा है, ये जो हमने सारी लॉजिक समझी है, इसी बात को लेंज हमारे सामने कह रहे हैं। सो नाउ देयर इज अ, वी आर इंट्रोड्यूसिंग, अब हम लेंजेस लॉ की बात करेंगे। लेंजेस लॉ, राइट। सो व्हाट इज दिस लेंज लॉ? सो according to Lenz, right? Induced current, yeah, we can write like this. We can write like this. According to Lenz, current induced in a loop. According to Lenz, current induced in a loop due to induced EMF, due to, according to Lenz, current induced in a loop due to induced EMF, bracket में, which is due to relative, आई मीन ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, राइट, ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, यस, तो इसको उड़ा देते हैं, ऐसे लिखते हैं। सो व्हाट वी से दैट कि अकॉर्डिंग टू लेंस, करंट इंड्यूस्ड इन अ लूप ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ flows in such a way, in such a way that it opposes, it opposes the cause of, cause of its production, cause of its production, which is, which means, which means it opposes relative motion between, between loop and source of magnetic field, source of magnetic field, magnetic field। ये मैंने काफी बड़ा लिख दिया। लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज, current induced in a loop due to induced EMF flows in such a way that it opposes the cause of its production, which means it opposes relative motion loop, between loop and source of magnetic field। उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो उसको क्या करता है, अपोज करता है। ये लेंज लॉ है। इज दैट ओके नाउ? अब जो ये लेंज लॉ हमने पढ़ा है, सो somebody says that justify या explain, explain that Lenz law, Lenz law is in accordance of, accordance of energy conservation। Suppose kalo somebody asks that, explain that Lenz law is in accordance of energy conservation। If this is a Lenz law तो समझ में आ गया, और लेंज लॉ होता क्यों है ये इसके पीछे मैंने प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का वायोलेशन ना हो जाए, सो इससे बचने के लिए ये सारी बात समझा दी। सो नाउ द पॉइंट इज, कोई somebody say that explain the Lenz law is in accordance of energy conservation, so what he is asking, he is asking एक तरीके से कि भाई अगर ये क्लॉकवाइज होता तो हमें पता होता कि एनर्जी कंजर्वेशन का क्या होता, वायोलेशन होता। तो भैया एनर्जी कंजर्वेशन का वायोलेशन नहीं हो सकता ना, यानी कि लेंज लॉ ने जो बोला कि भाई ये विच अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ठीक है, कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज कर रहा है, तभी तो कॉज ऑफ प्रोडक्शन को रिलेटिव मोशन हो रहा है। यहाँ पे देखो, इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो भाई आपने रिलेटिव मोशन किया, उसमें करंट पास हुआ, करंट एंटी क्लॉकवाइज पास हुआ, वो उसको मैग्नेट को पास नहीं आने दिया, आपको वर्क करना पड़ा है, वही वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो भाई दिस इज अकॉर्डिंग टू द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स के तहत हो गई। तो अब आप उसको तरीके से लिख सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो वी नो व्हाट इज लेंज लॉ एंड व्हाट इज द लाइक लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो फिर भी अगर आपसे बोला जाए लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, तो आई वुड सजेस्ट दैट कि आप इसको लिख लो। इफ नॉट, आप मेरे को बोलना, मैं आपको एक छोटा सा नोट लिख करके भेज दूंगा। इज दैट ओके नाउ? सो दिस इज डन नाउ। तो आज के इस लेक्चर में जो हमारा पहला पार्ट था, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड लेंज लॉ, ये मैंने दोनों पार्ट आपको समझा दिया। अब
जो ये एप्लीकेशन ऑफ लेंज लॉ है, अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने पढ़ा है, जो सीखा है, इस सारी बातों को उठा करके हम छोटे छोटे सवाल के फॉर्म में, यानी कि लेंज लॉ डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को की बात करता है, भाई इंड्यूस करंट के डायरेक्शन की बात करता है, तो हम लोग वेरियस डिफरेंट केसेस में इंड्यूस करंट कैसे निकलेगा उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट वेज to find the direction of induced current. That's what we are going to do it. So I'll make few diagrams, few figures, and फिर हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं. So let's wait. So we are here with this application of Lenz law की बात कर हम लोग. So let's see how we are application of Lenz law की application of Lenz's law. इसको समझने के लिए हम बैठे हैं. एंड हमें क्या करना है, ये आज जो सेटअप दे रखा है इसमें आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सवाल ये फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, आपको इंड्यूस्ड करंट का फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन all these loops find direction of induced current in all these loops at the instant at the so क्या पूछा रहा, find direction of induced current in all these loops at their shown position and due to their motion. हमें इनके मोशन के वजह से और इनकी जो पोजीशन है उस पोजीशन की वजह से हमें बताना है कि इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसे होगा. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट. इज दैट ओके नाउ? सो हाउ विल बी डूइंग दिस, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दैट इज द पॉइंट. नाउ लुक एट दिस हियर. अगर इसको समझना है तो हम पहले इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 कुछ. लेट्स सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. एक मिनट, एक दूसरा कलर यूज करते हैं हम लोग. दिस इज 2, नो इट्स नॉट गोइंग वेल. दिस इज 2, this is 1 2, this we take it as 3, this we take as 4, and this we take as a 5, and this will talk about 6. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5. अच्छा, this is 6 and this is 7. So 1 2 1 2 3 4 5 6 and 7 इनकी बात कर रहे हैं हम लोग. जो जहां पे है उसी पोजीशन पे रखते हुए हम लोग बात कर रहे हैं. इस लूप के बारे में, ये जो थोड़ा लूप है इसकी पोजीशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसके पोजीशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं. राइट, समथिंग लाइक दिस. इसकी पोजीशन को थोड़ा चेंज करते हैं. लेट्स लाइक दिस. या एंड दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. सो अब हमारे पास ये पोजीशन है, हमें इस इन सवालों का जवाब निकालना. आई मीन इन लूप्स में हमें करंट का डायरेक्शन निकालना है. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू. 1 2 पोजीशन आ गया, 1 पे बात करते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट आंसर लाइक 1 को डिस्कस करते हैं. तो 1 को डिस्कस करते हैं. देखो ये हमारे पास लूप है. इस लूप को आप किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप एंटर करा रहे हैं. सो यू नो इस पूरे लूप में ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज ऑलरेडी इन मैग्नेटिक फील्ड. इंड्यूस करंट निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं, विल कम टू लेंज लॉ आल्सो. हम लोग लेंज लॉ पे भी आएंगे और लेंज लॉ के हिसाब से भी निकालने की कोशिश करेंगे. बट हम लोग सबसे पहले जो बेसिक चीजें हमने सीखी हुई हैं उस पहले बेसिक चीज की बात कर लेते हैं. सो नाउ लुक एट दिस. दिस इज अ क्लोज लूप लाइक दिस. और इस क्लोज लूप में आप ये वाला जो इसके इसके जो जे के एल एम आपने नाम रख दिया. तो इस जे के एल एम लूप का जो केएल पोर्शन है दैट इज ऑलरेडी इन मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज ट्रेवलिंग, दैट इज इन मैग्नेटिक फील्ड. और दिस लूप इज दैट पार्ट इज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस लूप इज एंटरिंग इन मैग्नेटिक फील्ड. जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इसमें फ्लक्स क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. सो जो केएल पार्ट है वो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में है.
और मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉन्स पे एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा इनके मोशन की वजह से। और यहाँ पे के पे क्या बनता होगा हमारे पास, जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन की बात करें, अब हम इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की बात करें मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, तो अभी जो हम इसमें इंड्यूस करंट निकाल रहे हैं वो लेंज लॉ की वजह से नहीं निकाल रहे हैं, हम वो करंट किसकी वजह से निकाल रहे हैं, जो हम मैग्नेटिक फोर्स के का डायरेक्शन हम लोगों ने राइट हैंड पाम रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से सीखा हुआ है, उससे हम इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की बात करते हैं। दिस इज के एंड दिस इज एल टर्मिनल। जो केल टर्मिनल है, इस केल टर्मिनल के अंदर जो हमारा ये के एल टर्मिनल है, तो यहाँ के है और यहाँ पे एल है और आपने इसका मोशन इधर कर रखा है, तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है, जब आप इधर कर रहे हो तो इसको के एल है, इसको इधर मूव करा रहे हो तो इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन भी इधर जा रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किस तरीके से भाई, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर ले जाने का मतलब कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, तो ये डायरेक्शन हुआ करंट का, ये डायरेक्शन हुआ मैग्नेटिक फील्ड का, ये करंट हो गया आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और यू कैन से दूसरे तरीके से ये v हो गया और ये b हो गया। अगर आप वेलोसिटी और b क्रॉस देखें तो v क्रॉस b के हिसाब से देखोगे, तो v क्रॉस b के नजरिए से देखोगे, v क्रॉस b के नजरिए से देखोगे तो ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होना चाहिए, आउटवर्ड। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पे है, तो ये v क्रॉस b का डायरेक्शन है, तो भैया माइनस v क्रॉस b का डायरेक्शन इधर होगा, यानी कि माइनस v क्रॉस b का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से। सो इफ यू लुक एट दिस, तो इस इलेक्ट्रॉन पे v माइनस v क्रॉस b का डायरेक्शन, माइनस वी क्रॉस बी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऐसे लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ टर्मिनल क्या बनेगा, पॉजिटिव, और यहाँ टर्मिनल क्या बनेगा, नेगेटिव। दैट इज व्हाट गोइंग टू हैपन। और अगर आई एल क्रॉस बी के नजरिए से देखोगे, आई एल क्रॉस बी के नजरिए से देखोगे, तो ये आई एल है और ये बी है, तो आई एल क्रॉस बी से ये कैसे टर्न कर रहा है, दिस इज टर्निंग क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, डाउनवर्ड आई एल क्रॉस बी होगा, यानी कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ लगना चाहिए, तो इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इधर की तरफ, या नेगेटिव बनेगा या पॉजिटिव बनेगा। और इस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बनने से, जरा गौर से देखना, तो अब आपके पास कुछ इस तरीके का सिचुएशन है, लाइक दिस। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल बन चुका है और यहाँ नेगेटिव टर्मिनल बन चुका है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाना चाहेगा और ऐसे होकर के आना चाहेगा, तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इस जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन इसका मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे मूव करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, क्लॉकवाइज, तो इसमें करंट का, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो उसमें करंट कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये हम लोगों ने अभी तक जो पीछे की इंफॉर्मेशन थी उससे सीखा। ओके, वी हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब हमने ये देखा कि इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे होगा, क्लॉकवाइज, तो उसमें करंट कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई चलो इसमें हम करंट का डायरेक्शन बना देते हैं, बोलते हैं इसमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके फाइन। नाउ दूसरे तरीके से हम इसको सीखते हैं, यानी कि ये ये पर्पस तो हमारा, आई मीन इस तरीके से तो बात हमने सीख ली। अब लेंज लॉ जो कह रहा है कि भाई आप इसको जब इसमें एंटर करा रहे हैं, व्हेन यू आर मेकिंग दिस इनसाइड, इसको अंदर लेके जा रहे हैं, तो आपको पता है ना कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इसमें और बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इसमें और बढ़ता जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें बढ़ने से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सो ऑल्टरनेटिव वे में हम सजेस्ट कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड से आपको बता रहे, ऑल्टरनेटिव मेथड से सिखा रहे हैं आपको। तो उससे क्या हुआ कि लाइक लूप, यानी कि पहला पॉइंट, लूप इज एंटरिंग, लूप इज एंटरिंग, राइट, फ्लक्स विल इंक्रीज, फाई विल इंक्रीज, फाई विल इंक्रीज, राइट। सो फाई क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि एरिया बढ़ा रहा है, सिंस एरिया इज इंक्रीजिंग, एरिया एरिया ऑफ लूप एरिया इंक्रीज हो रहा है, इसलिए फाई विल इंक्रीज। अब फ्लक्स इंक्रीज होने से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होएगा, और ईएमएफ इंड्यूस होने से इंड्यूस करंट आएगा, तो जो इंड्यूस करंट है वो क्या करेगा, वो इस तरीके से करंट पास हो कि यहाँ पे, अब देखो एरिया बढ़ना तो मजबूरी है, क्योंकि आप उसको मूव करा रहे हो तो एरिया तो बढ़ेगा बढ़ेगा, तो फाइव विल इन एरिया बढ़ने से, और मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे दे रखा है, लूप इज एंटरिंग, फाइव विल इंक्रीज, बी इज कांस्टेंट, बी कांस्टेंट है यहाँ पे, बी कांस्टेंट है, ठीक है, तो एरिया इंक्रीज करने की वजह से फ्लक्स बढ़ रहा है, तो अब क्या करेगा, देयरफॉर इंड्यूस करंट, therefore I will pass in such a way, I will pass in such a way that
area that phi remain phi, I will pass in such a way that phi remain constant. वो phi को constant रखने की कोशिश करेगा. I will pass in such a way that it tries to, I mean that it tries that एक minute, I will pass in such a way, yeah, I will pass in such a way that that it it tries to keep the flux, that it tries to keep the flux constant, keep the flux constant. Logic सीखिए, वो flux को constant. I will pass in such a way that it tries to keep the flux constant. That is, अब देखो एरिया तो बढ़ ही रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है वो कांस्टेंट है, तो ये क्या करेगा, ये करंट ऐसे पास करेगा कि इससे मैग्नेटिक फील्ड जो बने वो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग हो जाए, एरिया बढ़ेगा और इससे मैं इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेटिक फील्ड के क्या करेगा, वो अपोजिशन में पास करेगा. सो इट विल इट विल जनरेट it will generate field it will generate field in opposite direction of given field. लॉजिक बहुत साफ साफ है, ठीक है जी. यानी कि अब साफ बात ये हो गई कि आप अपने लूप को एंटर करा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो वहां गिवन है और एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ता जाएगा, उस फ्लक्स को कांस्टेंट रखना चाहता है तो वो ऐसा करंट पैदा करेगा कि उस करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड आए वो मैग्नेटिक फील्ड जो गिवन मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिशन में हो जाए, ताकि नेट फील्ड कम हो जाए और एरिया अगर बढ़े तो नेट फील्ड इंटू एरिया से फ्लक्स क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए. ये लॉजिक हो. अब इतनी बात हमने दिमाग में चला ली, और जब चला ली तो अब चलो इसमें करंट का डायरेक्शन ढूंढते हैं. तो भाई जब आप इसको अंदर लेके जा रहे हो तो यानी कि इसमें करंट ऐसे पास होना चाहिए कि इसका फील्ड, ये वाला जो फील्ड है इस फील्ड की अपोजिशन है, ये फील्ड किधर है, अंदर की तरफ. तो हमें फील्ड कैसा चाहिए, बाहर की तरफ. तो बाहर के लिए करंट कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज. तो देखो जी ये करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से यहाँ पे आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा. लॉजिक समझ में आ गया. तो दो तरीके से हम लोगों ने इसको समझ लिया. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. सो एक एक्सप्लेनेशन ऐसे था, एक एक्सप्लेनेशन ऐसे था. तो आंसर वन तो हो गया जी. ओके. अब आंसर टू की बात करें अगर हम, मतलब क्वेश्चन नंबर टू पे हम डिस्कस करते हैं. तो अब टू की बात करें तो यहाँ पे एक सर्कुलर लूप है और ये जो सर्कुलर लूप है वो इस फील्ड से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है. दिस इज गोइंग आउट ऑफ फील्ड. देख रहे हैं आप, इसको हम लोग इसको फील्ड से बाहर निकलते हुए देख रहे हैं. यानी कि इसका फील्ड क्या हो रहा है, इसका फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा. लॉजिक देखो, इसका फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा. अब इसका फ्लक्स डिक्रीजिंग होगा तो भाई फ्लक्स डिक्रीजिंग हो रहा है और एरिया घट रहा है इसमें, तो फ्लक्स को कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना होगा, लॉजिक. इसका फ्लक्स डिक्रीजिंग है, ध्यान से, इसका फ्लक्स क्या है, डिक्रीजिंग है. फ्लक्स डिक्रीजिंग है क्योंकि ये दूर इससे बाहर निकल रहा है. तो फ्लक्स डिक्रीजिंग है और फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है. बट आपके हाथ में क्या है, एरिया तो डिक्रीज होना ही होना है, एरिया तो डिक्रीज होना होना है. गिवन मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें करंट ऐसे तरीके से पास करिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड गिवन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाए, ताकि एरिया घटे भी तो फील्ड बड़ा हो जाए, और फील्ड बड़ा हो जाए तो फिर क्या हो जाए, फ्लक्स, मतलब एरिया, एक तरह से एरिया घटने से फ्लक्स घट रहा है लेकिन हम फील्ड क्या करते रहे, बड़ा करते रहे. तो इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, इस तरीके से कि इसका जो इंड्यूस करंट की वजह से इसमें जो फील्ड है और जो गिवन मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में हो. तो इन दैट सिचुएशन, ये जो लॉजिक मैंने आपको सुनाई, तो उस तरीके से इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए कि फील्ड सेम हो, तो यहाँ क्लॉकवाइज फिर करंट होएगा, तब तब ना उसकी वजह से फील्ड इनवर्ट की तरफ होगा. तो इसमें करंट कैसे होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए. तो अब आप इसमें करंट का डायरेक्शन दिखा दो, तो ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें मिलेगा. सो टू में हमने साफ साफ क्या बताया कि एरिया डिक्रीजिंग है, एरिया डिक्रीजिंग है, फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा. ये एरिया डिक्रीजिंग है, फ्लक्स क्या डिक्रीजिंग है, बट बी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है यहाँ पे, राइट. सो टू मेंटेन मेंटेन फ्लक्स क्या करोगे आप, राइट. आई शुड जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड
in the direction of given magnetic field, given B vector. Therefore, I should be clockwise. क्लियर पॉइंट. सो ये तरीका था इसको समझाने के लिए. अब अगर इसको हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो क्या होगा? दैट इज अ गुड टास्क. अगर हम ये जानना चाहें कि जैसे सर पीछे आपने समझाया वो वाला मेथड अगर लगाओगे तब क्या होगा? यस, उस मेथड को लगाएंगे तो क्या होगा? सो अब ये पोर्शन क्या हो गया? जरा से देखो, उस मेथड को लगाना चाहे तो ये पार्ट तो इसका बाहर जा चुका है. दिस पोर्शन हैज गोन आउट. तो आप इस पोर्शन पे स्टडी कर लो, यानी कि जो अंदर का बचा हुआ पोर्शन है उस पे स्टडी कर लो, और सीधा सीधा आप इस एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ लेकर के स्टडी कर सकते हो. तो जब आप वैसे स्टडी करोगे तो देखो क्या होगा. लुक एट दिस हियर. आई एम सेइंग दैट ये आपके पास रिंग है एंड दिस इज गोइंग लाइक दिस. ये ऐसे ट्रेवल कर रहा है और फील्ड आपके पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे पड़ा हुआ है. राइट, ये इस तरीके का फील्ड है. राइट, इस तरीके का सिचुएशन है और ये इससे बाहर निकल रहा है. तो ये वेलोसिटी है. तो अब आप क्या करना है, आपको दूसरे तरीके से सिखा रहा हूँ. इफ यू लुक एट दिस पोर्शन, इतने पोर्शन में देखो यहाँ पे, तो इसके अंदर के जो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि एक तरीके से आप ये मान लो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन्स यू आर कंसीडरिंग, व्हाई नॉट एनीथिंग. मैं एक मिनट, जस्ट फॉर अ व्हाइल. यस बच्चों. सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को, यानी कि ये आप सपोज करो एम और एन मान लिया, तो इस एम और एन सेक्शन को यहाँ पे दिखा दिया, इस पोर्शन को दिखा दिया. अब इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को आप किधर लेके जा रहे हो भाई? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को आप किधर लेके जा रहे हो? इधर. तो इस इलेक्ट्रॉन को इधर जा रहे हैं, यानी कि ये बना इसका वेलोसिटी वेक्टर. और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर की तरफ. ये वी वेक्टर है और ये बी वेक्टर है. यस. सो नाउ ये v क्रॉस b का डायरेक्शन निकालें. इफ यू ऑब्जर्व दिस, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और करंट का डायरेक्शन किधर होगा? यानी कि ये v है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इस पे फोर्स कुछ ऐसे लगना चाहिए. तो यहाँ v क्रॉस b अगर आप देखेंगे, इफ यू लुक एट v क्रॉस b, तो आपको v क्रॉस b कैसे दिखाई देगा? एंटी क्लॉकवाइज. तो आपको ये क्या दिखेगा? आउटवर्ड, इधर की तरफ. लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पे किधर आएगा? इधर की तरफ. तो ये आएगा माइनस ऑफ वी क्रॉस बी का डायरेक्शन मिलेगा. यस. और अगर यहां से देखें आई एल क्रॉस बी, तो ये क्या हुआ? क्लॉक. ये आई एल क्रॉस बी, तो अगर आई एल क्रॉस बी के हिसाब से देखो तो इन्वर्ट होना चाहिए. तो ये डायरेक्शन है कि इसका इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेगा? इधर की तरफ. तो इसका मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल बनेगा और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा. तो जब इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होएगा, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है. सो दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग लाइक दिस. ये इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. इलेक्ट्रॉन एन टू एम जा रहा है. ये टर्मिनल नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट करेगा? इधर की तरफ. सो दिस इलेक्ट्रॉन इज टर्निंग इन दिस लूप एंटी क्लॉकवाइज. तो करंट कैसे पास होना चाहिए? क्लॉकवाइज पास होना चाहिए. तो दूसरे मेथड से भी मैंने समझा दिया, ऑल्टरनेटिव भी हमने समझा दिया यहाँ पे भी. क्लियर है पॉइंट? तो एक तरीके से हमने वन और टू के अंदर करंट का डायरेक्शन देख लिया. लेट्स टॉक अबाउट थ्री. अब थ्री की बात करें तो अब सीधा सीधा दिमाग लगा सकते हैं. यार यार, इसी मैग्नेटिक फील्ड में ये बाहर जा रहा था, इसी मैग्नेटिक फील्ड में ये अंदर जा रहा है. यहाँ पे डायरेक्शन कैसे है? क्लॉकवाइज है. तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होना चाहिए? क्योंकि अब यहाँ पे फ्लक्स बढ़ेगा, वहां फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था. तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होना चाहिए? यहाँ यहाँ क्लॉकवाइज है तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए. साफ साफ हमने बता दिया यहाँ पे. आप चाहें तो चेक कर लें, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा. क्लियर है पॉइंट? क्यों? फ्लक्स बढ़ रहा है. एरिया जैसे जैसे एंटर होगा एरिया बढ़ता जाएगा, फ्लक्स बढ़ता जाएगा. फ्लक्स बढ़ना है तो यहाँ पे करंट कुछ इस तरीके से पास होना चाहिए. बड़ी सिंपल सी बात है, आपको ये छोटा सा लॉजिक देखना है. फ्लक्स बढ़ रहा है या फ्लक्स घट रहा है? अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट ऐसे तरीके से पास होना चाहिए कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड हो, वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो उस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए. और अगर फ्लक्स घट रहा है तो वहां पे करंट का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए कि वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड हो. बस, मोटी बात आप समझ गए तो आप धड़ से आंसर बता सकते हैं कि भैया, मतलब वो जो डिटेल में समझा रहा हूँ मैकेनिज्म की, देखो इलेक्ट्रॉन के रेगुलेट होने से करंट होगा, वो तो वो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है. बट आंसर हमें क्विकली देना है तो हम इतना टाइम तो नहीं लगा पाएंगे. तो उसके
सीधा सीधा हमें देख के आंसर देना है। सो हियर वी अंडरस्टूड कि यहाँ पे फ्लक्स बढ़ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फ्लक्स यहाँ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे करंट ऐसा होना चाहिए एरिया बढ़ने की वजह से, तो करंट ऐसे होना चाहिए कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ फील्ड इनवर्ड है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज करंट चाहिए ताकि फील्ड आउटवर्ड मिले। यहाँ फ्लक्स घट रहा है तो हमें करंट कुछ इस तरीके से चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आना चाहिए, तो भैया क्लॉकवाइज हो गया। यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज हो गया। सो 1 2 3 वी हैव डन। अब लेट्स टॉक अबाउट दिस 4 एंड 5। तो 4 और 5 बड़ी अब आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? 4 को हम लोग बड़ी आसानी से और 5 को बड़ी आसानी से बता सकते हैं। सो व्हाट वी सी हियर कि 4 के केस में व्हाट वी सी दैट कि ये 4 नंबर बाहर जा रहा है, तो अब क्या हो रहा है, इसका फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। जब इसका फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो हम चाहेंगे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाए, तो इसमें करंट कैसे पास कराएंगे, एंटी क्लॉकवाइज करंट कैसे पास करें, क्लॉकवाइज, लो बाई ये क्लॉकवाइज करंट हो गई। ओके, क्लियर है पॉइंट? इसमें ये 4 नंबर हो गए। 5वें नंबर की बात करें, ये क्या हुआ, एंटर कर रहा है भैया, इसमें फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो फ्लक्स बढ़ेगा तो हम फ्लक्स बढ़ेगा, दिस इज एंटरिंग इनटू दिस, तो फ्लक्स बढ़ेगा तो अब इसमें करंट कैसे दिखना, हमें 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 एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाना होगा। वी हैव टू शो एंटी क्लॉकवाइज करंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये अंदर जा रहा है, इसका एरिया बढ़ रहा है, इसका एरिया बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, तो यहाँ पे करंट ऐसे पास होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड हो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो इसका इसके फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये फील्ड अंदर की तरफ है, हमें बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट भेज देंगे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड मिल जाएगा। तो ये डायरेक्शन हो गया यहाँ पे, क्लियर हो गया पॉइंट? यस। यहाँ भी फ्लक्स बढ़ रहा था, यहाँ भी फ्लक्स बढ़ रहा था, ये दोनों में। यहाँ पे क्या हो रहा था, फ्लक्स बढ़ने जा रहा था, यहाँ फ्लक्स क्या हुआ था, घटने जा रहा था। क्लियर है पॉइंट? यहाँ देख रहे हैं ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है। इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन और इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, अपोजिट है। आई होप यू अंडरस्टैंड, रिलेट कर पा रहे होंगे। अब 1 2 3 4 5 हमने कर ली। 6 की बात करें, ये ये कहाँ पे है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और यहीं पे मोशन कर रहा है, और थोड़ा आगे बढ़ने पे ना तो इसका एरिया बढ़ेगा और ना यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, ना तो एरिया बढ़ेगा क्योंकि इसका एरिया तो फिक्स है। तो अब अगर अभी यहाँ पे थोड़ा देर और आगे जाएगा, थोड़ा और आगे जाएगा, तो इतना ही फील्ड मिलेगा ना भाई। यही फील्ड रहेगा और एरिया वेक्टर भी सेम होगा, तो फ्लक्स तो भैया चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, प्लीज माइंड इट। यहाँ फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो फ्लक्स जब चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, यानी कि जो अभी तक 1 2 4 3 4 5 पे जो लगा रहे थे, अब यहाँ फ्लक्स की वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा, तो अब आप तो वैसे जज नहीं कर पाएंगे, तो अब आपको बेसिक मेथड तक जाना पड़ेगा, इसलिए वो बेसिक मेथड भी आपको पढ़ाया गया। तो अब अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, और ये मोशन कुछ इस तरीके से हो रहा है, तब आपको पता है कि जो बेसिक मेथड से कि यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा नेगेटिव, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी, ये इस पोजीशन पे यहाँ तब पॉजिटिव टर्मिनल बना या नेगेटिव टर्मिनल बना, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे टर्मिनल क्या है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव टर्मिनल आएगा, और ये वाला पोर्शन भी एंटर कर रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव होगा और यहाँ भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ ईएमएफ तो इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ ईएमएफ तो इंड्यूस हो जाएगा, बट इसमें करंट पास नहीं हो पाएगा। और करंट कब पास होगा, जब इस लूप का एक छोटा सा सेक्शन इस फील्ड से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, लाइक ये वाला सेक्शन बाहर हो जाए, तो सिर्फ एक ईएमएफ की सिचुएशन बनेगी। तो मैं 6 पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो 1 2 और 3 4 5, 3 4 5 एक्सप्लेन, हमने पीछे एक्सप्लेन कर दिया, राइट। अब 6 की बात करी, तो 6 की बात करें तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, तो भाई ये हमारे पास 6 है, और 6 में हमने ये बोला भाई फील्ड है ही वहां पे, हर जगह यहाँ पे फील्ड है, यहाँ फील्ड है, यहाँ फील्ड है, समथिंग लाइक दिस, और आप इसको मोशन करा रहे हैं, ये फील्ड में ही है, इसके मोशन भी हो रहे हैं और ये फील्ड में ही है। तो उस केस में यहाँ पे टर्मिनल क्या बना, ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ टर्मिनल क्या बना, पॉजिटिव, यहाँ टर्मिनल क्या बना, नेगेटिव, यहाँ भी क्या बना, पॉजिटिव, इस यहाँ भी क्या हो गया, नेगेटिव, यानी कि इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट कर गया, इसके इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट कर गए, और इनके इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हुआ, पिछले लेक्चर में बताया था, इनके इलेक्ट्रॉन्स के क्या होगा, इनके लेंथ के परपेंडिकुलर इन पे फोर्स लगेगा। इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस, लाइक इफ आई टेक दिस सेक्शन, इस सेक्शन को अगर यहाँ रखें और हम कहें कि भैया देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और आप इस पार्ट को आप इधर मोशन करा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट इधर की तरफ हो गया, तो अब अगर करंट इधर हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये आई हो गया और ये बी हो गया, तो आई क्रॉस बी आप देख रहे हैं ये कैसे जा रहा है,
दिस आई क्रॉस बी इज क्लॉकवाइज, तो इनवर्ड यानी कि ये डायरेक्शन होने, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऐसे लगेगा, यानी इस वाले पोर्शन पे भी इलेक्ट्रॉन का फोर्स कैसे लगेगा, इस वाले पोर्शन की बात करें तो इस वाले में भी जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऐसे लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन तो लेंथ के परपेंडिकुलर इन पे फोर्स लग रहा है, और ये प्लस माइनस टर्मिनल बन गया, यहाँ प्लस माइनस यानी कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गया, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, यहाँ डिफिशियंसी है, इसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएंगे ना इसके अंदर मूव पाएंगे, तो इसमें इंड्यूस वोल्टेज डेवलप हो गया बट करंट पास नहीं हो पाएगा। सो इंड्यूस वोल्टेज हमने पढ़ा था बीवीएल, यहाँ पे बनेगा ये बीवीएल, अगर ये लेंथ एल के बराबर है तो ये लेंथ एल के बराबर है तो बीवीएल होगा, और आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि वाई, तो इसको हमने ऐसे समझा देना है कि थिंक ऑफ दिस काइंड ऑफ लूप, कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन साथ साथ समझना है आपको, कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई इस तरीके की, और आपने यहाँ पे राइट सपोज कर लो आपको एक रेजिस्टेंस दिया जाए, एक रेजिस्टेंस दिया जाए, और यहाँ पे एक बैटरी ऐसे लगा दी जाए, ये प्लस और यहाँ प्लस और माइनस, तो अगर ई वोल्टेज है, ई वोल्टेज और ये R1 और R2 है, तो इसमें करंट क्या होगा भाई, इसमें करंट क्या बनेगा, सो करंट विल बी जीरो, इन दिस केस आई विल बी जीरो, क्यों, क्योंकि नेट वोल्टेज जीरो हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज 6 में गोइंग टू हैपन। Clear a point? So I hope you have understood this particular point. Now we are going to talk about 7 number 1. अब हम 7 नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, 7 नंबर की बात करें। सो 7वें नंबर में हम क्या देख रहे हैं, ये एक सर्कुलर लूप है हमारे पास, और इस सर्कुलर लूप के साथ आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको मूव करा रहे, ये भी फ्लक्स काट रहा है, फ्लक्स काट रहा है, फ्लक्स काटने का मतलब ईएमएफ इंड्यूस होएगा, बट करंट पास होगा या नहीं होगा दैट डिपेंड्स कि आप उसको करंट पास होने दे रहे हैं या नहीं दे रहे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, यस। नाउ यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, ये वाला लूप और इस वाले लूप में भी सेम सिचुएशन है। इस वाले सिचुएशन में क्या होने वाला है भाई, कुछ ऐसा ही सिचुएशन बन के होएगा, द सेम सिचुएशन विल टेक प्लेस। और आई शुड से दैट कि मैं तुमको ये एक तरीके से काम दिया कि आप 7वें नंबर पे सोचो, और सोच करके आप अपने इंड्यूस इसके मतलब अगर इंड्यूस वोल्टेज होगा और इंड्यूस करंट होगा तो क्या होगा, दैट यू शुड थिंक एंड यू ट्राई टू फाइंड इट आउट कि उसमें क्या डायरेक्शन होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे आज के इस लेक्चर में मैंने आपको करंट के बारे में, इंड्यूस करंट कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे उसका डायरेक्शन निकालते हैं, बेसिक मेथड क्या है, हमने वो सारी बातें आपको सिखा दी। आई होप यू हैव नो डाउट। अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके का भी डायग्राम होता है, एक चीज, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन और मैं लेके दिखा रहा हूँ ताकि आप इस तरीके के सवाल देखें तो परेशान ना हो। वन मोर क्वेश्चन, लेट्स सी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस तरीके का फील्ड, ऐसे सवाल मिलेंगे आपको कुछ राइट, इस तरीके के सवाल मिलते हैं, और सपोज कर लो किसी ने कुछ इस तरीके का एक लूप बना रखा है, ऐसे ऐसा लूप बना दिया इसमें, बोला मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ, मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ, इफ आई मूविंग लाइक दिस, ऐसे लाइक, तो बताओ इसमें क्या होगा करंट का डायरेक्शन, समथिंग लाइक दिस, अलग अलग डायरेक्शन से मोशन हो रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, इधर देख रहा है यहाँ पे। सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इन दिस सिचुएशन व्हाट यू फाइंड, यहाँ फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अलग अलग, इसका मोशन इधर हो रहा है, इसका मोशन इधर हो रहा है, इधर मोशन हो रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, जो 6 और 7 एग्जाम्पल है, 6 और 7 एग्जाम्पल है, उसमें आपने देखा कि वो क्लोज लूप है, और एरिया ना घट रहा है ना बढ़ रहा है वहां पे, और जो फ्लक्स की वैल्यू है दैट रिमेन कांस्टेंट वेदर इट even if it moves within the magnetic field. Yes, that scene is different. Here the scene is कि इस तरीके का लूप है, अब आप इसको क्या करें, ऐसे खोल के बड़ा कर रहे हैं, तो अब इस केस में इसका एरिया क्या होगा, बड़ा होगा। अब एरिया बड़ा होने से इसका फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा, इसका फ्लक्स बढ़ेगा। चलो भाई, और हाँ या इसका फ्लक्स बढ़ेगा, तो इसका फ्लक्स बढ़ेगा, तो फिर क्या होना चाहिए, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, आप सोचो बताओ। क्योंकि आप इसको, इसके जिस तरीके से आप इस पे V1 V2 या जिस तरीके से आप इसको मोशन करा रहे हो, जिस तरीके से आपने वेलोसिटी लगा करके इसको बड़ा करने की कोशिश करो, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप इसका एरिया बड़ा कर रहे हो, तो यहाँ पे फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए, उसमें करंट होना चाहिए। तो अब इसमें जो करंट होगा वो करंट का डायरेक्शन कैसे लिया जाएगा, तो बस सीधी सी बात है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, करंट इस तरीके से पास करेंगे कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाए। तो ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो हमें आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट चाहिए, तो हमने इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट लगा दिया। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज करंट इसमें
ठोस दिया। ये बात समझ में आ गई? यस, दैट्स ऑल। इस तरीके का भी अगर डायग्राम मिलता है, कुछ इस तरीके का डायग्राम मिलता है, बोलता है देखो इसको मैं अब बाहर निकालने जा रहा हूँ। तो जैसे ही ये बाहर निकलेगा, यानी कि इसका कुछ पोर्शन बाहर निकलेगा, तो इसमें करंट आ जाएगा। और अगर ये यहाँ पे ऐसे रख करके आप मूव करा रहे हो, तो अब यहाँ पे इंड्यूस वोल्टेज इस जगह पे, इस जगह पे इंड्यूस वोल्टेज तो डेवलप होगा, बट इसमें इंड्यूस करंट नहीं बन पाएगा। यस, इंड्यूस वोल्टेज डेवलप होगा, बट चूंकि इससे और इससे, यानी कि यहाँ पे इंड्यूस करंट बनने की कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो गए। जैसे यहाँ पे प्लस दिखाया था, जब इसको आप मोशन कर रहे थे तो यहाँ प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी इधर शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे भी, यहाँ भी इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, इधर भी शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपको इस तरीके के बड़े सारे सवाल मिलेंगे, आप उसको देखिए और समझिए। ठीक है, तो अब आज का ये लेक्चर लेंस लॉ के और एप्लीकेशन पे था। यहीं पे मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहीं पे इसको खत्म कर देता हूँ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। मैं इसको बड़ा नहीं करना चाह रहा था इस लेक्चर को। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन हमने को पढ़ लिया इस लेक्चर में, और कुछ नहीं ऐड करते हैं, यही रखते हैं। तो ये लेंसेज लॉ के से रिलेटेड हमारा काम खत्म हो गया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज कमेंट। आई मीन आपके कमेंट्स से जो हमें थोड़ी बहुत ताकत मिलेगी, तो हम लोग और ज़्यादा वीडियो आराम से बना पाएंगे। सो प्लीज कीप गुड कमेंट्स, कीप कमेंटिंग इन अ वेरी गुड वे। सो थैंक यू वेरी मच, and God bless you. Keep watching, keep sharing, keep liking, and keep commenting. Bye bye. Thank you very much. Bye bye.